हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहल। ओके, जिसको इंग्लिश में भी एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और एल्कोहल के बारे में जानते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। जब एल्किल समूह क्रियात्मक समूह से जुड़ता है तो यौगिक को एल्कोहल, एल्किल अल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। तो एल्कोहल या एल्किल एल्कोहल या एल्केनॉल किसे कहते हैं? तो जब किसी एल्किल समूह में क्या होता है, क्रियात्मक समूह जैसे कि OH जुड़ता है तो जो यौगिक को एल्कोहल या एल्किल अल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एल्किल समूह के बारे में जाना था कि जो एल्किन होता है जैसे कि मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सभी क्या होता है? एल्केन ग्रुप। ओके, तो इस एल्केन ग्रुप में क्या करते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, अर्थात एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। तो जो बनने वाला जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग मेथेन का लेते हैं, जैसे कि मेथेन को हम लोग CH4 से क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। तो इसमें से क्या है, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के क्या करते हैं, कम करते हैं। तो बनने वाला जो यौगिक होगा वो क्या होगा? CH3, अर्थात CH3 किसको दर्शाता है? तो यहाँ एल्केन समूह को प्रदर्शित करता है। ओके, तो इसका सामान्य नाम मेथिल होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। तो इस मेथिल समूह में क्या करते हैं हम लोग, अर्थात इस एल्केन समूह में हम लोग क्रियात्मक समूह OH को जोड़ते हैं। तो जो बनने वाला यौगिक होता है उसको एल्कोहल या एल्किल अल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पर एक कार्बन है तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, मेथेन। और इसका जो प्रीफिक्स होता है, अर्थात जो इसका सफिक्स होता है, सॉरी मैंने प्रीफिक्स बोल दिया था। ओके, तो इसका जो सफिक्स होता है अर्थात जो अनुलग्न होता है, जो पीछे में जुड़ता है, उसका क्या होता है? R होता है। इस वजह से जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या होगा? मेथेनॉल। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि एल्किल एल्कोहल या एल्केनॉल। ओके, तो यहाँ पर ROH से प्रदर्शित क्यों किया गया? जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि R किसको प्रदर्शित करता है? R जो एल्किल समूह होता है उसको प्रदर्शित करता है। ओके, किसको प्रदर्शित करता है? तो R एल्किल समूह को प्रदर्शित करता है। इस वजह से यहाँ पर ROH लिखा गया जी। जैसे कि यहाँ पर हम लोग CH3 लिखें, इसके जगह में C2, इसकी एथेन, पेंटेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, एल्केनॉल को हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न भी कहते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो एल्केनॉल है उसको हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH समूह उपस्थित है। ओके, तो आई होप आप लोगों को एल्कोहल के बारे में समझा होगा कि एल्कोहल क्या होता है। तो जब किसी एल्किल समूह में क्रियात्मक समूह OH जुड़ता है तो जो बनने वाला जो यौगिक होता है उसी को ही एल्कोहल कहते हैं। जो एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल या एल्किल नाम के नाम से भी जाना जाता है। एल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। ओके, तो चलिए एल्कोहल का नामकरण के बारे में समझते हैं कि एल्कोहल का नामकरण या नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। IUPAC पद्धति के अनुसार एल्कोहल के नामकरण के लिए उसके जनक पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम से अनुलग्न सफिक्स से ई के स्थान पर आल लगाया जाता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मेथिन हो गया, जो एथिन हो गया, इसमें क्या होता है, जो सफिक्स होता है उसमें क्या होता है? ई होता है। जैसे कि एथिन के लिए ATHENE। ओके, ये किसका दर्शाता है? तो एथिन को। तो इसको ई को हटाकर क्या करते हैं हम लोग, OL को जोड़ते हैं, अर्थात ये बन जाएगा एथेनॉल। तो यही इसी को बताया गया है कि IUPAC पद्धति के अनुसार एल्कोहल के नामकरण के लिए उसके जनक पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नाम से अनुलग्न ई के स्थान पर आल लगाया जाता है। साढ़े तीन में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके आधार पर उन स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। तो चलिए इसको सारणी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ 3.5 में देख सकते हैं, जनक हाइड्रोकार्बन है, IUPAC नाम और सूत्र। जैसे कि मेथिन। ओके, तो मेथिन में इसका जो सफिक्स था, जो अनुलग्न है वो क्या है? ई है। तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, ई को रिमूव करते हैं, अर्थात ई को स्थान पर क्या करते हैं, OL को जोड़ते हैं। तो जो बनने वाला जो IUPAC नाम होगा क्या होगा? मेथेनॉल होगा। तो इसका जो सूत्र होता होगा CH3OH। ओके, ठीक इसी प्रकार एथिन है। एथिन में क्या करते हैं, ई को रिमूव करके OL डालते हैं, आई मीन OL को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो एथेनॉल बनता है, जिसका सामान्य सूत्र CH3CH2OH होता है। तो प्रोपेन का क्या होगा, तो प्रोपेन जिस प्रकार से हम लोग मेथेन और एथेन का बना, तो इस प्रकार से प्रोपेन में क्या करेंगे, OL को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। ओके, ये बनेगा प्रोपेनॉल। ओके, तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा तो होगा CH3CH2CH2OH। ओके, ठीक इसी प्रकार प्रोपेन के बाद क्या होता है, प्रोपेन के पश्चात आता है ब्यूटेन।
तो ब्यूटेन के पश्चात इसमें क्या करता है, ई को रिमूव करके OL लगाते हैं तो यहाँ पर बनता है ब्यूटेनॉल। इसका जो सामान्य सूत्र होगा वह CH3 होगा, CH2 और OH। ओके, क्यों? क्योंकि ब्यूटेनॉल में क्या होता था, जो ब्यूटेन होता है उसमें 4 कार्बन होता है, इस प्रकार से यहाँ पर 4 कार्बन लिया गया। ओके, तो आप इसको स्ट्रक्चर वे में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH3OH है, क्या है? CH3OH। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर भी में लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और किससे जुड़ा है? OH से जुड़ा हुआ। अर्थात इस प्रकार से आप लोग इस स्ट्रक्चर वे में भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर केवल 2 ही कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन। जैसे कि आप लोगों को मैंने लेक्चर 3 में बताया था कि किस प्रकार से हम लोग जो एल्केन समूह होता है उसके बारे में याद रख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था मेथिन के बारे में, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सभी अर्थात 10 एल्केन के बारे में बताया था। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग उसको याद रखिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने जनक हाइड्रोकार्बन एवं IUPAC नाम एवं सूत्र को ज्ञात किया। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखी चारों संरचना एक समान है या इनमें से कोई भिन्नता है, इन यौगिकों के नाम क्या है? ओके, तो चलिए इस कंपाउंड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क, ख, ग और घ है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होता है वह 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। इसके साथ ही क्या है, जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वह भी बराबर है। अर्थात इसमें भी जो हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल है इसको काउंट करते हैं तो हमको 12 में मिलता है, इसमें भी और इसमें भी। इसके साथ जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं तो इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है और इसमें भी 1 ऑक्सीजन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो इसके जो आणविक सूत्र है अर्थात जो अणु सूत्र है वह समान है। ओके, इनमें कोई भिन्न अर्थात इनकी चारों संरचना एक समान है या इनमें कोई भिन्नता, किंतु इसके जो संरचना है वह भिन्नता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वे जो क्रियात्मक समूह है अर्थात जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर अलग में जुड़ा है, यहाँ पर अलग है, इसमें अलग है तथा इसका भी जो संरचना वह अलग है। इन यौगिकों के नाम क्या है? ओके, तो चलिए इसके बारे में हम लोग क्या है IUPAC की पद्धति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसका नाम को ज्ञात किया जाता है। ओके, हमने देखा कि चारों यौगिकों का अणु सूत्र C5H12O है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने ज्ञात किया था कि जितने भी क, ख, ग और घ का जो कंपाउंड्स था उनमें जो कार्बन की संख्या 5 था, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन 1 था, पर संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न है। ओके, और उसका संरचनात्मक जो सूत्र है वह क्या है, अलग अलग है। कक्षा 9वीं में हमने हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण पढ़ा था। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9 में IUPAC के नाम जो IUPAC नामकरण होता है उसके बारे में जानना होगा कि IUPAC नाम किस प्रकार से किया जाता है। एल्कोहल के IUPAC नामकरण के लिए, ओके, तो एल्कोहल के IUPAC नामकरण लिए चलिए कुछ प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। पहले कार्बन की ऐसी सबसे लंबी सतह श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें एल्कोहल OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो कार्बन के ऐसी लंबी श्रृंखला का हमको चयन करना है जिसमें OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। फिर श्रृंखला की कार्बन परमाणु को क्रम से एक ऐसी अंक देते हैं कि उस कार्बन को लघुत्तम अंक मिले जिससे एल्कोहल क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो OH अर्थात जो क्रियात्मक समूह है उसमें हमको इस प्रकार से काउंट करना है कि जो OH समूह है वह लघुत्तम अंक अर्थात कम से कम अंक प्राप्त करें, अर्थात पास वाले जो OH समूह है उसके हमको काउंट करना है। अब यौगिक का नाम लिखने के लिए हाइड्रोकार्बन के नामकरण के समान प्रतिस्थापित समूह की स्थान संख्या, फिर लघु रेखा, उसके बाद प्रतिस्थापित समूह का नाम, मूल भाग, फिर लघु रेखा, उसके बाद OH की स्थान संख्या के साथ लघु रेखा लिखते हुए अनुलग्न आल लिखा जाता है। अर्थात इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों को कार्बन कंपाउंड जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन कंपाउंड लेते हैं जिसके सी यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है OH समूह जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो थर्ड में क्या बोल रहा है, तो थर्ड में बोल रहा है कि अब यौगिक का नाम लिखने के लिए हाइड्रोकार्बन के नामकरण के समान प्रतिस्थापित समूह की स्थान संख्या, फिर लघु रेखा, उसके बाद प्रतिस्थापित समूह का नाम, मूल भाग, फिर लघु रेखा, उसके बाद OH की स्थान संख्या के साथ लघु रेखा लिखते हुए अनुलग्न आल लिखा जाता है।
ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हमको इसका नामकरण करना है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है उसको काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कार्बन है। 3 कार्बन किसका होता है, तो वो है प्रोपेन का होता है। तो इस वजह से सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रोपेन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। उसके पश्चात हम लोग OH समूह को देखेंगे, हाइड्रॉक्सिल समूह अर्थात OH समूह को देखेंगे कि OH क्रियात्मक समूह किस स्थान पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पर OH समूह क्या है, फर्स्ट स्थान पर स्थित है, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 और 3 होगा। तो ये होगा प्रोपेन 1, और यहाँ पर OH का क्या होता है, आई मीन जो सफिक्स लगता है अनुलग्न क्या होता है, आल होता है। तो इस प्रकार से हमको इसका आंसर क्या मिलेगा, प्रोपेन 1 आल। तो इस प्रकार से हम लोग को इसका IUPAC नाम को याद करना है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एल्कोहल के IUPAC नामकरण के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है। तो आप लोग इसको सिंपल वे में याद रखिएगा कि सबसे पहले हमको क्या है, कार्बन की ऐसी श्रृंखला को चुनना है जिसमें OH क्रियात्मक समूह प्रेजेंट हो अर्थात OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। ओके, सेकेंड में हमको यह याद करना है कि जो OH समूह होता है वह हमको उस स्थान से स्टार्ट करना है उसका काउंटिंग, जस्ट जहाँ से उसको कम से कम अंक मिले। जैसे कि यहाँ पर इस साइड से हम लोग काउंट किए तो यहाँ पर सबसे कम अंक मिल रहा था 1 अंक। यदि हम लोग कार्बन परमाणु का इस साइड से क्या करते हैं, काउंट करते तो जो OH समूह हमको थर्ड स्टेप में मिलता था, थर्ड अंक में मिलता, जो कि क्या होता है, अधिक अंक हो जाता है। इस वजह से क्या है, हमको OH समूह को इस प्रकार से याद करना है कि उसको कम से कम अंक मिले। उसके पश्चात थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है कि थर्ड स्टेप में सबसे पहले हमको कार्बन परमाणु को देखना है कि कार्बन परमाणु कितना है। उसके पश्चात जितने कार्बन परमाणु होता है उसका नाम लिखना है। उसके पश्चात OH समूह को हमको काउंट करना है कि OH समूह किस स्थान पर स्थित है। उसके पश्चात लास्ट में और लगा देना है। ओके, तो आई होप आप लोगों को किस प्रकार से IUPAC नामकरण करना है ये समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त संरचना वाले एल्कोहलों का IUPAC नाम लिखते हैं। ओके, तो चलिए इन सभी उदाहरणों अर्थात इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एल्कोहल का IUPAC नाम लिखते हैं। संरचना क में कार्बन की सतह श्रृंखला को 2 प्रकार से क्रम दिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर समूह क में एक संरचना दिया गया कार्बन की कोई सतह श्रृंखला जिसको 2 क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं, 2 क्रम में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क फर्स्ट दिया गया और क सेकेंड। ओके, जैसे कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जैसे कि काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 अर्थात 12 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। ओके, तो चलिए हम इसका सॉल्व करते हैं। क फर्स्ट और क सेकेंड। ओके, क फर्स्ट या क सेकेंड दोनों संरचना में कौन सा क्रम देना सही होगा। जैसे कि हम लोगों के नए इसके नियम के इससे गए इंस्ट्रक्शन अर्थात निर्देश के बारे में समझा था कि जो OH समूह जिस स्थान पे क्या सबसे कम अंक मिले वही से हमको स्टार्ट करना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से काउंट करते हैं तो यहाँ पर काउंट किए गए हैं जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 नंबर में OH समूह आ रहा है, जबकि क सेकेंड में जो OH समूह था यहाँ से काउंट किया गया तो इस प्रकार से फर्स्ट सेकेंड दूसरे नंबर में आ रहा है। तो हमको किस साइड से काउंट करना है, तो यह है सेकेंड वाले से। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो OH समूह कम से कम अंक मिल रहा है। IUPAC नियमों के अनुसार संरचना क सेकेंड में किया गया अंकन उचित है। ओके, क्योंकि क सेकेंड में OH से जुड़े कार्बन को क्रम से अंक 2 मिलता है, जबकि क एक में इसे अंक 4 मिलता है। अतः क सेकेंड संरचना वाले यौगिक का नाम पेंटेंटो आल है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, सबसे पहले हम क्या है जो क सेकेंड है इसको हम लोग चयन करते हैं। तो यहाँ पर पेंटेंटो आल किस प्रकार से लिखा गया, जैसे कि आप लोगों को मैंने इसके IUPAC नामकरण में क्या है आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन की जो मॉलिक्यूल्स है उसको काउंट करना है। तो यहाँ पर कार्बन कितना, 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन किसका होता है, तो वो है पेंटेन का होता है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, पेंटेन लिखना है। और उसके पश्चात हमको देखना है कि जो OH समूह होता है था जो क्रियात्मक समूह है वह किस स्थान पर स्थित है। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड नंबर में स्थित है तो यहाँ पर सेकेंड लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर OH समूह का जो सफिक्स होता है अर्थात अनुलग्न होता है वो क्या होता है, आल होता है। इस वजह से हम इसमें आल लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो IUPAC नाम होगा वह पेंटेंटो आल होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसका हम लोग कस फर्स्ट का चलिए इसको काउंट करते हैं।
बाय द वे चलिए हम लोग इस साइड से काउंट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे पेंटेन, क्या लिखेंगे पेंटेन। उसके पश्चात जो OH समूह किस स्थान पर स्थित है, तो 4 स्थान पर 4 स्थान लिखेंगे और OH का क्या लिखेंगे और, अर्थात इस प्रकार से इसका आंसर होगा पेंटेन फॉर ऑल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। क और ग संरचना वाले यौगिकों को देखें तो पता चलता है कि दोनों की अणु सूत्र समान है, किंतु OH समूह की कार्बन के साथ जुड़ने की स्थिति अलग अलग है। ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु क्रियात्मक समूह की कार्बन श्रृंखला से जुड़ने की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के स्थिति समावयवी या पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। ओके, तो स्थिति समावयवी या पोजीशन आइसोमर्स किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखना कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होता है किंतु जो कार्बन श्रृंखला से जुड़ने की स्थिति क्या होता है वह भिन्न भिन्न होता है, अर्थात जो क्रियात्मक समूह के जो कार्बन श्रृंखला से जुड़ने की जो स्थिति होता है वह भिन्न भिन्न होता है, इसी ही क्या बोलते हैं स्थिति समावयवी या पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो यौगिक के जो अणु सूत्र है तो उसमें तो समानता रहेगा, किंतु जो क्रियात्मक समूह जैसे कि OH है उसकी पोजीशन क्या होगा अलग अलग होगा, उसी ही स्थिति समावयवी या पोजीशन आइसोमर कहते हैं। तो चलिए इसको पिछले वाले कंपाउंड के स्ट्रक्चर से समझते हैं। जैसे कि हम लोग इस स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क और ग, जैसे कि क और ग में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये दोनों क्या है एक दूसरे की स्थिति समावयवी है। कैसे, क्योंकि इसके जो अणु सूत्र है दोनों में क्या होता है तो समान है, किंतु जो क्रियात्मक समूह जैसे कि यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह तथा यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह यहाँ OH है, इसका जो पोजीशन हुआ अथवा जो स्थिति हुआ अलग अलग है। इस वजह से क्या है ये एक दूसरे की क्या है स्थिति समावयवी अर्थात पोजीशन आइसोमर्स है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो OH समूह है कार्बन के चौथे कंपाउंड पर जुड़ा है, यहाँ पर जो कार्बन के तीसरे कंपाउंड पर जुड़ा है, अथवा इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है पोजीशन समावयवी या स्थिति समावयवी है। ओके, तो स्थिति समावयवी में आप लोग याद रखना कि स्थिति समावयवी या पोजीशन आइसोमर किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होता है किंतु यौगिकों के जो क्रियात्मक समूह है वह अलग अलग स्थान पर स्थित होता है, उसे ही स्थिति समावयवी या पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। ओके, इसी तरह ख और घ को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दोनों यौगिकों की कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर है पर दोनों के अणु सूत्र समान है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार क्या है ख और घ के जो कंपाउंड्स है उसका भी जो अणु सूत्र है वह समान है, किंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला में क्या है अंतर है। ऐसी संरचना वाले यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होता है किंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता होती है, एक दूसरे की श्रृंखला समावयवी या चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। ओके, तो चेन आइसोमर्स या श्रृंखला समावयवी किसे कहते हैं, तो ऐसे संरचना वाले यौगिक या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसके अणु सूत्र तो समान होता है किंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता होता है, वह एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी या चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग इसकी ख और घ की स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर ख और घ में देख सकते हैं कि ख में क्या होता है, ख और घ क्या है एक दूसरे के क्या है श्रृंखला समावयवी है। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसके अणु सूत्र में तो समानता रखता है किंतु जो इसकी श्रृंखला है उसमें भिन्नता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन इस प्रकार से 4 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक कार्बन क्या है सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, किंतु इसमें क्या है एक ही कार्बन से सभी कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होता है किंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता होती है वह एक दूसरे की श्रृंखला समावयवी या चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। ओके, तो आप लोग इसको अपने सिंपल वे में भी ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि स्थिति समावयवी, तो स्थिति समावयवी में क्या होता है उसकी स्थिति में चेंज होगा तो वो स्थिति समावयवी कहलाएगा और जो श्रृंखला में चेंज होगा तो वह श्रृंखला समावयवी कहलाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखने के लिए इस प्रकार से कह सकते हो कि स्थिति में चेंज होगा तो वह स्थिति समावयवी होगा, यदि श्रृंखला में चेंज हो रहा है तो वह श्रृंखला समावयवी होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज हम लोगों ने एल्कोहल का नामकरण, इसके साथ ही हम लोगों ने स्थिति समावयवी जिसको इंग्लिश में पोजीशन आइसोमर, साथ ही श्रृंखला समावयवी जिसको इंग्लिश में चेन आइसोमर्स कहते हैं, इसके बारे में जाना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।